हेलो एंड वेलकम। सो व्हाट वी आर स्टडिंग, आज हम जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा वो देख लो, फ्लो देखो। पहले इनवॉइसेस होते हैं, ठीक है। वी हैव द इनवॉइसेस, मतलब जो स्लिप्स होती हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इनसे बनता है जर्नल एंट्री, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हम बनाते हैं लेजर। लेजर के बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड इसके बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ये जर्नल, और ये जो इनवॉइसेस से जर्नल में एंट्रीज करते हैं इसको बोलते हैं जर्नलिंग। बाकी जो जर्नल से लेजर में डालते हैं हम एंट्रीज, इनको बोला जाता है पोस्टिंग। सो वी आर कंसर्न अबाउट द जर्नलिंग इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट में हम ये लेजर वाली चीज देख लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, ये इनवॉइसेस हैं। इनवॉइसेस क्या क्या होती हैं देखो। अब इसमें वाउचर्स के क्लासिफिकेशन है। जैसे कैश वाउचर्स होते हैं। कैश वाउचर्स समझ रहे हो? कैश वाउचर्स का मतलब है जो कि कैश पेमेंट आप लेके, मतलब जो आपकी कैश पेमेंट आपने करी है उसके कुछ रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, और कुछ आपके पेमेंट्स होंगे। इनकी आपको स्लिप्स मिली होंगी, मतलब आपने कुछ दिया है कैश में पैसा, और कुछ आपको मिला है कैश में। तो ये जो मिला है वो हो जाएगा रिसिप्ट्स, और जो आपने किए हैं वो हो जाएंगे आपके पेमेंट्स, ठीक है। दूसरा है आपका डेबिट वाउचर्स। जो डेबिट वाउचर्स हैं, डेबिट वाउचर का मतलब है आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। मतलब जैसे कि आपका अकाउंट, मतलब ये बैंक की बात होगी ना। सो डेबिट वाउचर में मतलब ये है कि यू हैव पेड, मतलब आपने जो है समझो 5,000 रुपए किसी को पे करे हैं, ठीक है, ये आपका डेबिट वाउचर होगा। देन आपका जो क्रेडिट वाउचर है वो क्या होगा? क्रेडिट वाउचर का मतलब है कि किसी ने आपको समझो 2,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। समवन हैज पेड 2,000 टू यू, सो इट इज रिटन एज द क्रेडिट वाउचर। देन जर्नल वाउचर क्या होता है? देखो, जर्नल वाउचर जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, या फिर जो एडजस्टमेंट्स के लिए किया जाता है वो होता है आपका जर्नल वाउचर। फिर टाइप ऑफ वाउचर्स बाय द ट्रांजैक्शन, ये क्या होते हैं? सिंपल ट्रांजैक्शन हो सकता है, कंपाउंड ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब सिंपल ट्रांजैक्शन क्या? सिंपल मतलब कि एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है और एक अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें एक एक अकाउंट इन्वॉल्व है। बट जो कंपाउंड ट्रांजैक्शन है उसमें ये है कि हो सकता है कि एक अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि राम ट्रेडर्स ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, तो बहुत सारे चूंकि जो राम का अकाउंट है उससे पैसा जा रहा है, तो उसका जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। बाकी जो इसके यहाँ पर वेजेस हैं वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट हो। इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि जैसे राम ट्रेडर्स है, राम ट्रेडर्स ने सेल किया है, ठीक है, तो ये जो सारे जिनको सेल किया हुआ है वो सारे ही, मतलब सेल वन हो सकता है, दिस इज सेल वन, सेल टू, एंड दिस इज द सेल थ्री। तो ये क्या करेंगे? ये सारे पेमेंट करेंगे राम ट्रेडर्स को, तो इसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। बाकी जो जिन्होंने पेमेंट किया है उनका अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। नहीं, ये होता है कंपाउंड ट्रांजेक्शन, सॉरी। फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि इसमें मल्टीपल डेबिट अकाउंट्स होते हैं। इट हैज अ मल्टीपल डेबिट अकाउंट्स एंड प्लस मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट्स एज वेल, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट मल्टीपल होते हैं। एक बार फिर देखते हैं। जो सिंपल है इसमें एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है, और जो कंपाउंड है इसमें एक जो है वो क्रेडिट होगा, मल्टीपल डेबिट होंगे, या फिर उल्टा केस। फिर कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल क्रेडिट्स मल्टीपल डेबिट्स, ठीक है, ये होता है। फिर इनसे, इन्हीं वाउचर्स से हम बनाते हैं, मतलब ये जो वाउचर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द इनवॉइसेस, एंड इन्हीं इनवॉइसेस की हेल्प से होती है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं देखो। अच्छा, जर्नल में जब एंट्रीज होती है ना तो उनको जर्नलिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द जर्नलिंग। और कुछ रूल्स होते हैं जर्नलिंग के, देखो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि AE&L मतलब कि असेट, मतलब समझो यहाँ पर कि असेट, एक्सपेंडिचर और लॉस। एक्सपेंडिचर या फिर लॉस है उसके लिए सेम ही रूल होता है। जैसे यदि असेट बढ़ रहा है तो आप डेबिट करोगे, और असेट यदि कम हो रहा है तो यू विल क्रेडिट इट। सेम विद
the expenditure and loss. If you are doing expense, then your account will be debited, and if, ठीक है, यदि आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है तब तो आपका अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, बाकी यदि घट रहा है तो क्रेडिट होगा। और दूसरा ये है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लाइबिलिटी, एल का मतलब है लाइबिलिटी, और कैपिटल, सी का मतलब है कैपिटल, देन कैपिटल, या, एंड जो गेन है, मतलब आई का मतलब है इनकम, इनका मतलब ये है कि गेन है या फिर रेवेन्यू आ रहा है, तो इनका रूल जो है वो सेम चलता है। जैसे यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, घट रही है तो डेबिट होगी। सेम विद द कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट होगा, एंड गेन हो रहा है तो क्रेडिट, और यदि घट रहा है, मतलब जो गेन गेन या फिर रेवेन्यू यदि बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और यदि घट रहा है तो डेबिट। तो इसी रूल का यूज करके हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब जो जर्नल एंट्रीज है उसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम बोलते हैं। अब दो टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं, एक होती है जर्नलिंग, मतलब एक जनरल जर्नल बनाया जाता है, और एक बनाया जाता है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल जो है वो सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, दीज आर द सब्सिडियरी बुक्स। अब ये क्योंकि स्पेशल है तो अलग अलग के लिए बनाई जाएंगी, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, फिर हमारे पास आ जाती है बिल रिसीवेबल बुक, देन बिल पेएबल बुक, ठीक है। तो ये होती है, देखो। और दूसरी जो है, जैसे जर्नल जनरल में अब कोई भी एंट्री है वो इनमें नहीं रिकॉर्ड हो रही है, स्पेशल जर्नल में कोई भी एंट्रीज हम नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर हम उसको जर्नल में कर देते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एरर्स वाली एंट्रीज, ट्रांसफर जो कि जिसको क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं, और दूसरी मिसलीनियस। हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल सी द कैश बुक, कैश बुक में कैसी एंट्री होती है, ठीक है। देखो कैश बुक जो है वो दो टाइप की कैश बुक होती है, एक होती है आपकी सिंगल कॉलम, कि सिंगल एंट्री नहीं है, दिस इज द सिंगल कॉलम, या यहाँ पर लिखो सिंगल कॉलम, लिख लेना है, ठीक है। तो एक सिंगल कॉलम होती है, डबल कॉलम होती है, और एक बनती है कैश बुक, पेटी कैश बुक बनती है। तो एक एक करके हम थोड़ा सा पहले देखेंगे। जैसे कैश बुक है, अब कैश बुक में क्या क्या काउंट होता है, पहली बात तो ये रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, ये डिस्काउंट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस्काउंट्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फिर डिस्काउंट्स को हम जो जर्नल प्रॉपर है ना, जो हमने जनरल जर्नल बनाया है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसमें जो डेबिट अमाउंट है वो ज्यादा होता है क्रेडिट से, मतलब डेबिट क्या मतलब जो प्लस है वो प्लस ज्यादा होता है, ये एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक है वो बनती कैसे है, हाउ इट इज मेड। अच्छा एक और चीज सुनो, कि जो कैश बुक है, यदि आप कैश बुक में, एक मिनट, अच्छा नहीं नहीं, पहले हम सिंगल कॉलम ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम डबल कॉलम कैश बुक देखेंगे फिर हम ये वाला स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से समझेंगे। पहले हम सिंगल कॉलम बनाते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली आई विल मेक द सिंगल कॉलम कैश बुक, लेट मी मेक इट। देखो एक तरफ होता है आपका, वन साइड यू विल बी हैविंग द डेबिट अमाउंट, एंड सेकंड जो है वो आपका होगा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो जो डेबिट है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैसे का इनफ्लो है, बाकी जो क्रेडिट है वो होता है आउटफ्लो, मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है। अब जो सिंगल कॉलम है इसमें दो ही कॉलम्स होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनता है, जैसे पैसा आ रहा है आपका कहीं से आ गया, समझो यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पर डेट और पर्टिकुलर्स वगैरह आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह भी लिखोगे, जैसे कैश कहीं से आ रहा है तो आप लिखोगे ऐसे टू करके, जहां से भी आ रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड से जैसे पैसा आपका आ रहा है, और जैसे आप पे कर रहे हो आपका पैसा कहीं जा रहा है तो आप बाय करके लिखोगे ऐसे, बाय दिस, बाय दिस, ठीक है। और लास्ट में जो है वो टोटल कर लोगे, टोटल करोगे कैसे, कि जैसे भी यहाँ अभी आपका जो भी बैलेंस आ रहा है
सपोज आपका जो है वो जो भी आपका यहाँ पर टोटल हो रहा है और जैसे भी बैलेंस बच रहा है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपके 10,000 हो और यहाँ पर 8,000 हो, तो इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपये बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये 2,000 रुपये। फिर यही जो कैरिड डाउन अमाउंट है, इसको नए महीने में, समझो ये मई का था, अब अप्रैल में आप जो है, अब जून में समझो, है ना, जून में आप क्या करोगे, इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लोगे। ठीक है, यू विल ब्रॉड डाउन हेयर। ये होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एंड फिर डबल कॉलम क्या होता है, देखो डबल कॉलम भी देखते हैं। अभी हमने सिंगल कॉलम देख लिया, नाउ वी विल सी द डबल कॉलम। अब जो डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, मतलब इसमें दो कॉलम बनते हैं। एक बनता है आपका कैश का और दूसरा बनेगा आपका बैंक का। तो देखो, चूंकि ये जो कैश और बैंक हम दोनों का ही अकाउंट बना दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ दोनों का कॉलम बना दे रहे हैं, तो आपको देयर इज नो नीड फॉर द बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बैंक और कैश अकाउंट बनाओ लेजर में। यदि आप नहीं भी बनाओगे ना तो चलेगा। ये ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है बाय द वे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा डबल एंट्री में। जैसे इस साइड तो डेबिट ही रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका क्रेडिट। तो अब ये दो चीज हो जाती है, दो दो चीजों का डेबिट बनेगा यहाँ पर। एक आपका बन जाएगा, मतलब ये तो मैं आपको रफ स्केच बता रही हूँ, ऐसे कुछ और भी कॉलम्स होंगे, जैसे डेट, ये पर्टिकुलर, ये फलाना ढिमका, ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो दो बन रहे हैं। फर्स्ट विल बी हैविंग द कैश और दूसरा आएगा आपका बैंक का। यहाँ पर कैश और दूसरा आएगा आपका बैंक का। सॉरी, यहाँ पर अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है ये। हाँ, जैसे यहाँ पर कैश है, फिर आप अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप बैंक, देन यू विल राइट अमाउंट हेयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से बनाओ उसको। दिस इज द कैश, यस, दिस इज कैश। यहाँ पर आपका आ जाएगा अमाउंट, देन यहाँ पर बैंक, दिस इज द बैंक, हेयर यू विल बी हैविंग अमाउंट हेयर। ठीक है, यस, सेम विद हेयर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि ये जो यहाँ से इतना फेस है, इट विल बी क्रेडिट, एंड ये जो इतना है, यहाँ पर हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे। अब डेबिट अमाउंट क्या मतलब, जहाँ से आपका, जैसे कैश में कहीं से पैसा आ रहा है तो आप यहाँ पर लिख लोगे कैश में। ठीक है, मतलब कैश में आप इधर लिखोगे, यहाँ पर आप एंट्री करोगे और यहाँ पर अमाउंट लिखोगे। बाकी बैंक में कहीं से आ रहा है तो हेयर यू विल राइट द एंट्री, यहाँ पर आप लिखोगे आपका अमाउंट जो भी है। ठीक है, ऐसे अमाउंट लिखोगे, ऐसे ही बैंक में। तो इस साइड जो भी प्लस हो रहा है, बाकी आपका यदि कैश से कहीं पे पेमेंट हो रही है तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय दिस जितना अमाउंट आपका, यहाँ पर सेम ऐसे ही बाय बैंक, जहाँ भी आप पेमेंट कर रहे हो ये। फिर इन दोनों का जो है वो टोटल कर लोगे, और करना ये है कि कैश जो है, कैश का कैश से आप निकालोगे कि इन दोनों का बैलेंस निकाल लोगे कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है कैश के केस में। फिर आप बैंक के केस में ऐसा ही निकाल लोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज योर डबल एंट्री। ठीक है, ये आपका डबल एंट्री हो गया। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे अब। सो व्हाट वी हैव रेड कि ये सिंगल एंट्री, हमने डबल कॉलम भी देख लिया, इसमें हम बैंक और जो कैश अकाउंट है वो बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो दोनों बना लो, कैश और बैंक, तो आपको फिर लेजर में अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो पेटी कैश बुक है, पेटी कैश बुक क्या कहलाती है, देखो देखो पेटी है, इसका मतलब ये कि अभी तो हम बड़े बड़े अमाउंट लिख रहे हैं, बाकी यदि छोटे अमाउंट है, जैसे 100 रुपए का खर्चा, 20 रुपए का बस का फेयर, इसका फेयर, उसका फेयर, जैसे कि ये पेमेंट हो, इम्प्रेस्ड अमाउंट, मतलब ये चार्जेस, जैसे कि वन 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 मिनट, जैसे आपका है कन्वेयंस चार्ज,
ठीक है, कन्वेंस चार्ज हो गया, या फिर कार्टेज के लिए हो गया, या फिर पोस्टेज के लिए हो गया, ये छोटा छोटा अमाउंट। तो इसके लिए होता ये है कि आपको इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलता है हर महीने के पहले। जैसे मान लो आपको 10,000 रुपये मिला है, ठीक है, तो आपने जो है वो महीने के अंत में, मान लो आपने सब कुछ खर्चा किया और आपके पास बचा है, आपने 9,000 रुपये खर्चा कर दिया, 1,000 रुपये बचा है, ये मान लो आपका मई का आपका था, ठीक है, इम्प्रेस्ड अमाउंट। फिर अब आपको जून में फिर से यही इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलेगा, कितना, क्योंकि आपके पास 1,000 बचा है, तो आपको फिर से 9,000 रुपये दे दिया जाएगा। सो योर इम्प्रेस्ड अमाउंट वुड बी अगेन 10,000। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है। आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, दिस इज द इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये दोनों ही चीजें, तीनों चीजें हमने समझ ली हैं। फिर हम देख रहे हैं जो है परचेज बुक। देखो, परचेज बुक में जो भी आपका क्रेडिट परचेज हो रहा है, क्रेडिट परचेज का मतलब है कि आप जो खरीद रहे हैं उधारी पर, ठीक है, सिर्फ वही इसमें रिकॉर्ड होगा। मतलब कौन सा, क्या परचेज करें, ओनली गुड्स जो आप सोल्ड करेंगे, जो इन्वेंटरी के पर्पज से है वो, और दूसरी चीजें नहीं रिकॉर्ड करोगे। जैसे आप असेट वगैरह बना रहे हो तो असेट्स भी नहीं रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ गुड्स जो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो वो भी क्रेडिट पे, ठीक है, वो, क्योंकि यदि आप कैश पे खरीद रहे हो तो वो तो कैश बुक में लिखा जाएगा, और इसमें असेट नहीं होते हैं। देखो, असेट जो हैं वो जर्नल में जाते हैं, ठीक है, जनरल, या फिर आप जर्नल प्रॉपर इसको बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम जर्नल प्रॉपर बोल सकते हैं, उसमें जाते हैं। फिर जो ट्रेड डिस्काउंट्स हैं वो भी इसमें नहीं रिकॉर्ड होते हैं। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब यदि यदि आपको वील सी कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, किसका, परचेज बुक का, ठीक है, परचेज बुक का वील सी द फॉर्मेट। तो परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर लिखो आप, यू विल राइट द डेट हियर, देन आपने यहाँ पर जो भी इनवॉइस लिखा है, फिर नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, ठीक है, इट इज द जो भी क्रेडिट अमाउंट है। यहाँ पर आपका लेजर फोलियो आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द परचेज जर्नल। ये परचेज जर्नल का फॉर्मेट है। जैसे इसमें एक एंट्री बताती हूँ आपको, जैसे 2017 अगस्त 4 में आपने कुछ लेके आए, आप इसका इनवॉइस नंबर है 3250, और नीमा ट्रेडर्स, हो सकता है आप नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कुछ खरीदा है, वो भी कितने में खरीदा, 1,82,000 रुपया में, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका या परचेज जर्नल, ठीक है। सो ये इसकी एंट्री हो गई। फिर हम देख रहे हैं, ये कर लिया हमने परचेज। फिर हम परचेज रिटर्न देखेंगे। देखो, परचेज रिटर्न जो है उसमें क्या होता है कि इसमें दो नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। परचेज रिटर्न का मतलब समझ रहे हो, परचेज रिटर्न का मतलब है कि जैसे किसी ने ये जो क्रेडिट पे परचेज किया था, ठीक है, ये मान लो परचेज रिटर्न हम देख रहे हैं। जैसे जो राम ट्रेडर्स हैं, राम ट्रेडर्स क्रेडिट पे कुछ लेके आए थे, ठीक है, नीमा ट्रेडर्स, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट अब जो है वो राम ट्रेडर्स कुछ डिफेक्ट या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये जो क्रेडिट पर लेकर आए थे इसको वापस कर रहे हैं नीमा ट्रेडर्स को। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो हमें दो नोट्स बनाने पड़ेंगे इसमें। एक नोट होगा हमारा डेबिट नोट। तो जो डेबिट नोट है वो कौन बनाता है, डेबिट नोट जो है वो बायर बनाता है। बायर का मतलब है, देखो बायर क्या करेगा, टू द सेलर, चूंकि ये बायर बनाता है, मतलब ये बनाएगा आपका राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स बनाएगा, और जो नीमा ट्रेडर्स है, नीमा ट्रेडर्स का अकाउंट कर देगा डेबिट। क्यों कर देगा, क्योंकि पहले तो इसने क्रेडिट कर रखा होगा राम ट्रेडर्स ने, क्योंकि इसको पैसा देना था, बट अब चूंकि पैसा, मतलब ये जो सामान वापस कर दिया गया है, तो अब पैसा मिलेगा अपने को, नीमा ट्रेडर्स वापस करेगा पैसा, तो इसका अकाउंट जो है वो कर देंगे डेबिट। बाकी एक दूसरा नोट बनता है, वो बनता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट बनाने का काम है जो सेलर है उसका,
सेलर क्या करता है, और ये किसको देता है, ये क्रेडिट नोट बना के देगा बायर को, और ये बोलेगा कि अब जो बायर का अकाउंट है वो किया जा रहा है क्रेडिट, मतलब अब पैसा जो है वो जा रहा है। तो समझो सिंपल लैंग्वेज में कि जो डेबिट नोट कौन कर रहा है, राम ट्रेडर्स, मतलब कि जो बायर है वो, और जो क्रेडिट नोट है वो कौन है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो सेलर है वो ये चीज बनाता है। ठीक है, अब डेबिट नोट क्यों बनाता है, चूंकि अकाउंट जो है वो राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है। बाकी जो क्रेडिट नोट है वो क्यों बनाया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि जो राम का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है कहाँ, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जर्नल प्रॉपर होगा वहां पर। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव, ये उनके अकाउंट के पर्सपेक्टिव से हैं ये सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दो अकाउंट्स बनते हैं। आप समझ गए होंगे ये दोनों नोट। फिर हम देखते हैं, वील सी द सेल्स बुक। सेल्स बुक का मतलब है कि आपने बेचा है कुछ, क्रेडिट पे बेचा है, क्योंकि यदि आप कैश पे बेचोगे तो कैश बुक में लिखोगे। तो आपने जैसे सेल किया है क्रेडिट पर, उधार पर सेल किया है, तो आपका अकाउंट, चूंकि आपने सेल तो कर दिया है बट आपका अकाउंट जो है वो तो डेबिट होगा ना, उसमें तो पैसा आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, इसका लेजर आप देख सकते हैं। मतलब यही बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो हमने देख लिया सेम रिटर्न के जैसा होता है। जैसे आपने यहाँ पर डेट लिखा, यहाँ पर इनवॉइस लिखोगे, यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर जिसको आपने सप्लाई किया है, और यहाँ पर जितना अमाउंट का आपने सप्लाई किया है। हो सकता है कि आपने रतन ट्रेडर्स को 1,40,000 रुपए का सामान बेचा है, ठीक है, क्रेडिट पे, तो आप कुछ इस तरीके से लिख लोगे। बाकी यदि जो यही रतन ट्रेडर्स जो है आपको यदि वापस कर दे सामान जो इसने खरीदा था क्रेडिट पे, उधार पे, ठीक है, तो फिर आप क्या बनाओगे, फिर आप बनाओगे सेल्स रिटर्न बुक। यदि रतन ट्रेडर्स राम ट्रेडर्स को वापस कर दे तो, ठीक है, तब आप बनाओगे। और इसमें भी नोट्स बनते हैं। देखो नोट्स, अब जैसे अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो राम ट्रेडर्स अब क्या बनाएगा, अब आप खुद सोचो। जो राम ट्रेडर्स है अब बनाएगा क्रेडिट नोट। क्यों बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, वो बनाएगा ये जो रतन ट्रेडर्स है ना उसके लिए। ठीक है, क्योंकि रतन ट्रेडर्स को अब पैसा वापस करना है, तो रतन ट्रेडर का अकाउंट जो है अब क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर है हमारा एक बिल रिसीवेबल बुक। जो बिल रिसीवेबल बुक है इसका मतलब ये है कि द रिटन प्रॉमिस फ्रॉम द कस्टमर टू पे मनी एट द फ्यूचर। समझो कि यहाँ एक निखिल है, ठीक है, निखिल एक कस्टमर है जिसने राम ट्रेडर्स को प्रॉमिस किया है कि एक फ्यूचर डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को मैं इतना अमाउंट दूंगा। ठीक है, तो ये बिल रिसीवेबल बुक में लिखा जाता है कि भाई निखिल जो है वो इतनी इतनी डेट को इतना पैसा देगा। बाकी जो बिल पेएबल है वो, जैसे राम ट्रेडर्स है, वही एग्जांपल, जो राम ट्रेडर्स है हो सकता है कि उसको सीता सीता को कुछ पेमेंट करनी है, हो सकता है कि उसको 50,000 रुपए करनी है एक पर्टिकुलर डेट पे, अभी नहीं फ्यूचर में। ठीक है, तो वो लिखी जाएगी बिल पेएबल बुक में। सो द प्रॉमिस अ बिजनेस, जो प्रॉमिस अ बिजनेस मेक, प्रॉमिस अ बिजनेस मेक वट एवर, इसमें था शायद अच्छा नहीं लिखा, मतलब देखो इसका मतलब तो वही है, वट एवर Ram Traders has written in its bill payable book to pay सीता a certain amount at a specific date। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। तो with this we are done with the spatial journal। फिर हम पढ़ेंगे ये जर्नल, जर्नल या फिर इसको इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, हम इसको जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एंट्रीज होती हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे ओपनिंग एंट्री जो कि साल के एकदम शुरू में कर ली जाती है। ठीक है, अब ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री में होता है आपका व्हाट यू विल राइट हियर, आपके असेट्स होंगे, थोड़ा कम कर लेती हूँ इसको, या आपके असेट्स होंगे जो कि बिगिनिंग में लिखे जाएंगे ओपनिंग एंट्रीज में। और क्या लिखा जाएगा, लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी और कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है,
अब इसका मतलब ये है कि ये कोई भी स्पेशल बुक में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो साल के अंत में की जाती हैं एडजस्टमेंट्स। जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज कब कौन कौन सी होती हैं? देखो, वो एंट्रीज जो कि हो सकता है कि आपने सिर्फ पार्शियली रिकॉर्ड करी है, ठीक है, या फिर जो है items that are not yet recorded or partially recorded or require a correction to show the true profit and फाइनेंशियल पोजीशन। हो सकता है कि कुछ एंट्रीज हो जिनमें करेक्शन की जरूरत हो बाद में, तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज यहाँ पर की जाती है। फिर रेक्टिफिकेशन, देखो, अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर वी हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे कि व्हाट आर दीज, जैसे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर वी हैव द आउटस्टैंडिंग या फिर जो अनपेड एक्सपेंस है, मतलब अभी हमने सर्विसेज ले ली हैं बट अभी पैसा देना बाकी है, या फिर आपका जो प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड का मतलब समझ रहे हो कि मतलब आपने पहले पे कर दिया है, अभी आपने सर्विसेज नहीं ली हैं, ये है आपकी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी आप इनको बोल सकते हो। एक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब समझते हो? देखो, अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपको राइट मिल चुका है, मतलब आप चाहो तो आपने अपना सर्विस डिलीवर कर दी है, जो कस्टमर है उसने कंज्यूम कर लिया है, अब आपको राइट अराइज हो गया है कि आप पेमेंट लें, बट अभी कस्टमर ने आपको पेमेंट की नहीं है, ये होता है अक्रूड इनकम, ठीक है। फिर दूसरा है, फिर और है, व्हाट वी हैव द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको एडवांस में पेमेंट मिल गई है, मतलब ये है कि ये अनअर्नड है, अभी आपने इसको अर्न नहीं किया है, सिर्फ एडवांस में मिली है। फिर डिप्रिसिएशन, बेड डेट, ठीक है, या फिर जो प्रोविजन बेड डेट के लिए जो बनाए जाते हैं वो हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी ये चीजें जो हैं हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ हम लिखते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज में। रेक्टिफिकेशन एरर्स में क्या लिखा जाता है? रेक्टिफिकेशन में एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब है हम भूल गए हैं कोई भी एंट्री, रिकॉर्ड हमने नहीं करी है या फिर पार्शियली रिकॉर्ड करी है, ठीक है। फिर एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब है हो सकता है कि हमने एंट्री करी है बट हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है। और रॉन्ग एंट्री हो सकता है कि हमने दो एंट्रीज करी हैं, दोनों ही रॉन्ग सेम टाइप की। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू और कैपिटल से रिलेटेड, मतलब हमें कोई चीज रेवेन्यू में डालनी थी वो हमने कैपिटल में डाल दी, कैपिटल की रेवेन्यू में डाल दी। फिर कंपनसेटिंग एरर, मतलब जो एरर्स एक दूसरे को करेक्ट कर रही हैं, मतलब हैं वो दोनों करेक्ट बट वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि स्पेशली स्पेसिफिक एरर्स है क्या। देन वी हैव द ट्रांसफर एंट्रीज, जो कि क्लोजिंग एंट्रीज मानी जाती हैं, ठीक है। अब ये क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, क्लोजिंग एंट्रीज जैसे आपका सेल है, कितने सेल हुए हैं, कितना आपने जो है वो परचेज किया है, कितना आपका ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है, कितने आपके इनकम हुए हैं, कितना आपका गेन है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, और कितना जो है वो ड्राइंग है। ड्राइंग समझते हो ना? मतलब जैसे कोई कैपिटल डालता है और यदि वही इंसान पैसा निकाल लेता है थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। ये जो एंट्रीज हैं ये क्या कहलाती हैं? ये ट्रांसफर या फिर क्लोजिंग एंट्रीज कहलाती हैं, और ये एंड ऑफ द ईयर में की जाती हैं, ठीक है ना। और बाद में क्या किया जाता है कि ये जो एंट्रीज हैं इनके जो टोटल बैलेंस है, टोटल बैलेंस जो भी आएगा आपका इस ट्रांसफर एंट्री से, उसको कर दिया जाता है, जो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर बाद में टोटल करके इसको वहां पर भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी एंट्रीज देख लेते हैं, ये अदर एंट्रीज, इसमें कौन कौन सी आती हैं? देखो, अब जैसे कोई चेक डिसऑनर हो गया है तो उसकी एंट्री यहाँ पर, जैसे कोई चेक जो है वो चेक डिसऑनर, ठीक है, यहाँ पर। फिर जैसे कोई भी आप परचेज या सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर, अदर देन गुड्स, ठीक है, अदर देन गुड्स, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। फिर आपने जैसे कोई भी गुड्स है, गुड्स वगैरह को विड्रॉ कर लिया है ओनर ने, जैसे ओनर है हो सकता है कि वो पैसा निकाले, यदि पैसा निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। बट हो सकता है कि उसने पैसा नहीं निकाला, गुड्स ही निकाल लिए,
तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। और कुछ गुड्स जो हैं वो सैंपल्स के लिए भी दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर कुछ जो ट्रांजैक्शन है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस जॉइंट वेंचर से रिलेटेड भी होते हैं, तो वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर हो सकता है कि कुछ गुड्स जो हैं वो फायर की वजह से या फिर चोरी हो गए हैं या फिर वो स्पॉइल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ये होता है आपका प्रॉपर जर्नल। और जो बैलेंस, अच्छा एक और चीज़ है कि जो बैलेंसिंग अकाउंट है, बैलेंसिंग अकाउंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग अकाउंट। देखो बैलेंसिंग अकाउंट का मतलब होता है जो भी आपका डिफरेंस है बिटवीन द क्रेडिट एंड डेबिट, इट इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब इन दोनों को बैलेंस करना कि क्रेडिट और डेबिट में कितना डिफरेंस है, तो ये आपको पता चलेगा इससे कि क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग अकाउंट। सो विद दिस वी आर डन विद आवर जर्नल एंट्रीज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में लेजर क्या होता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज इट। थैंक यू।